प्यारे बच्चों, आज मैं फिर क्लास 11th का एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके सामने। जो कल मेरी जो कंडीशन थी, कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो था वेक्टर के ऊपर। और वेक्टर के कुछ बेसिक लॉज हमारे पास कंप्लीट हो चुके थे। और उसमें हमने यूनिट वेक्टर तो डिफाइन कर चुका था मैं। यूनिट वेक्टर कौन कौन से यूनिट वेक्टर कल मैंने जो डिफाइन किया था, वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर, और टाइप्स ऑफ वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इस सारी चीज़ों में ऑर्थोगोनल, यूनिट वेक्टर, इन सारी की चीज़ों के बारे में डिस्कस हो चुका था। अब आज मैं आपको बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसको देखते हैं कि क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? यह है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको मैं फिर से कर दे रहा हूँ। तो यह है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हो गया। इसमें इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में अगर हम सोचें कि एक ही कहानी थी हमारे पास यहाँ से, और एक पोर्शन तो मेरे पास ये है और एक पोर्शन मेरे पास ये है। इसमें है ओ, ये है ए, और ये है बच्चे आपके पास बी। एक है ए, एक है बी, एक है ओ। ये हो गया पोजीशन वेक्टर R1, ये हो गया पोजीशन वेक्टर R2। एक हो गया पोजीशन वेक्टर R1 है और दूसरा है पोजीशन वेक्टर R2। अब इसमें हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। या तो मैं क्या करूं, O से A की तरफ जाऊं, O से A की तरफ जाऊं, फिर मैं कहां से जाऊं? A से B की तरफ जाऊं। तब मैं कहां पहुंचूंगा? A से मैं इसकी तरफ गया तो मैं कहां पहुंचा? O से B में पहुंचा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, पहले मैं O से A में गया, और फिर नहीं, O से B में गया, फिर प्लस B से मैं A में गया, तो लास्ट में मैं कहाँ पे पहुंचा? O और A पे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो इनिशियल और फाइनल वेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, तो इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, मुझे इस पॉइंट बी पे पहुंचना है। कहाँ पे पहुंचना है? इस पॉइंट बी तक पहुंचना है। बी पर पहुंचने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं ओ से ए में जाऊं, फिर ए से बी की तरफ आऊं, तब मैं कहाँ पहुंचा? बी में। और दूसरा रास्ता क्या है? ओ से बी में गया, तो सीधे बी तक पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। तो तब भी यहाँ से यहाँ जाऊंगा तब भी मेरा डिस्प्लेसमेंट ओ बी ही होगा। मैं डायरेक्टली ओ से बी तक जाऊंगा तब भी मेरा डिस्प्लेसमेंट ओ बी ही होगा। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपके सेम होंगे, है ना? अब इसमें से देखो, अगर मैं ओ ए का जो मेरे पास वेक्टर था वो क्या था हमारे पास? R1 वेक्टर, और प्लस ए बी वेक्टर मुझे निकालना है, और इक्वल्स टू कितना हो गया? R2 वेक्टर, ये हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा? ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। ठीक हो गया? ए बी का मतलब हो गया मेरे पास, ए बी का मतलब हो गया ए बी R2 माइनस ऑफ आर बी। इन जनरल हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी का मतलब हो गया, ए बी का मतलब हो गया ए बी इज इक्वल्स टू R2 किसका था? ओ से बी तक का था, और माइनस ओ से ए तक का था। ये है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें देखो, किसी भी वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमने क्या किया? ए से बी तक पहले हमने बाद वाला वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, और फिर इनिशियल वाले का पोजीशन वेक्टर ले लिया। इसको अगर मैं करूँ यहाँ पर ओ बी, ओ बी इक्वल्स टू मुझे पहुंचना था आपके पास ओ ए पर। ओ बी कितना था हमारे पास? ओ और बी है, ओ और बी है R2, और प्लस, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं, मुझे बी ए तक पहुंचना है। मुझे बी ए को लिखना है। बी और ए ये बचेगा, तो कितना हो गया? ये बचेगा आपके पास ओ ए माइनस ऑफ ओ और बी। अब ओ ए कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो, बी वाला पोर्शन पहले आया है, बाद में आया है, तो उसको पहले लिख दिया। ए बी वाला पोर्शन पहले आया है, उसको बाद में लिखा। तो इसको अगर हम करें तो बी ए इक्वल्स टू R2 माइनस ऑफ R1। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कंडीशन आ गई।
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जो ये आपके पास, ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मैंने शायद पहले लिखवाया था ये वाली चीज। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे देखो, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब इसकी विजिबिलिटी कम हो रही है तो इसलिए मैं इसको दोबारा लिख दे रहा हूं, और ये कितना बचेगा आपके पास, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। ये हो गया, क्या हो गया ये, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। अब थोड़ा आप क्लियर हो रहा होगा। मॉडुलस ऑफ वेक्टर में क्या कहता है कि जैसे सपोज में फिर मैंने इसमें एक ऐसे बनाया, मुझे यहाँ तक पहुँचना था, ये पॉइंट पी था मेरे पास, पी था, और ये हो गया एक्स और वाई। इसका मतलब क्या था, इसमें यहाँ से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, ये हो गया मेरे पास ओपी। अब मॉडुलस का मतलब डायरेक्शन डजंट मैटर अबाउट इट, कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या लगाया, ये ओ ए और पी तक पहुंचे, तो नाउ ए पी स्क्वायर ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ओ बी स्क्वायर। ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड हो गया ये, अब ये डायरेक्शन इसकी हट गई है। अब कैसे, अभी मैं बताऊंगा। ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर कितना था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना था, वाई स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू, हम इसको रिजल्टेंट बोलते हैं आर वेक्टर, इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये बच गया आपके पास आर वेक्टर, ये हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। यानी अब किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ऑफ अंडर ऑफ ओ बी स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ये बचेगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ओपी इक्वल्स टू दिस वन। तो दैट इज मैग्नीट्यूड क्या हो गया, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ when the direction of a vector is filtered out, जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन को फिल्टर्ड आउट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो देन इट विल बिकम द मैग्नीट्यूड, देन इट विल बिकम अ मैग्नीट्यूड। वो उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक हो गया, होप दैट यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। नेक्स्ट है आपके पास एडिशन ऑफ टू वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स इस पे कंट्रोल्ड होती है, पूरी फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा मायने रखता है। कौन सा है एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें देखो क्या क्या बनता है एडिशन ऑफ वेक्टर में। सबसे पहली कंडीशन आपका क्या होगा कि ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, इसको हम लोग हेड, इसको टेल कहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड कहते हैं। एक को हमने टेल किया और एक को हेड कहा, ठीक है, और ये इसकी लेंथ होती है। अब कैसे ऐड करते हैं, द टेल ऑफ हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड प्लस टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, इसको ऐड करते चले जाओ। सेकेंड वेक्टर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, क्या हो गया, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन को चेंज किए हम उसके मैग्नीट्यूड को, मतलब उनको ऐड कर सकते हैं। हम डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केवल उसको बस ऐड करते जाएंगे, हेड और टेल को ऐड करते चले जाएंगे। तो दैट इज नोन एज द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है। हाँ, तब तक वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें,
और अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अब है उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट हेडिंग है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे अगर हम करें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें क्या क्या बन रहा है, पहला लॉ हमारे पास होता है, फर्स्ट लॉ तो होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल। कौन सा? लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट क्वेश्चन बचता है आपके पास लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, लॉ ऑफ ट्रायंगल, यह है लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल। हाँ, अब इस लॉ ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, आपके पास सपोज दैट एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये। इस वेक्टर का नाम था ए, इस वेक्टर का नाम था बी। इस वेक्टर का नाम था ए और इस वेक्टर का नाम था बी। इनको हमें ऐड करना है, तो मैंने क्या कहा था कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। इनको हमें डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। तो ये ए वेक्टर एज इट इज था, इसको ऐसे रहने दिया और इस वेक्टर को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया हमने, थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट किया, तो ये बचा आपके पास बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे है आपके पास ओ वेक्टर, ये हो गया ओ ए और ये बचेगा आपके पास ओ बी। ठीक, अब ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इसको हम लोग आर वेक्टर कहते हैं, तो दैट इज नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर। मुझे वेक्टर के केस में लिखना है, तो इस वेक्टर के केस में क्या हो गया, ये ए, ये पहले में इतना गया, फिर प्लस में इतना गया तो मैं बी तक पहुंचा, और इसमें क्या हो गया, मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई। तो कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, है ना, ये हो गया। अच्छा, जब मैं अपना स्टूडेंट लाइफ में था तो उस समय पे ऐसा लगता था कि यार ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता, है ना। आपको भी लगता होगा कि हो ही नहीं सकता है, कैसे नहीं हो सकता यार, ये ए और ये बी यहां से यहां तक अगर मैं जाऊंगा तो ये इसके इक्वल कैसे हो सकता है। मुझे भी ऐसा लगता था। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि उस टाइम पे हम डायरेक्टली हम डिस्टेंस को देखते थे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इतनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इतनी है, तो यहाँ की डिस्टेंस इस दोनों के सम के बराबर कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। आपको यह कि वेक्टर का मतलब दिखाना है कि आपको एक ही पोजीशन पे पहुंचना, आप चाहे जितने रास्ते से पहुंचे सबकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है ना, पोजीशन आपको एक ही मिल रही है, चाहे आप यहाँ से यहाँ जाए फिर यहाँ से यहाँ जाए, तो पोजीशन आपको एक ही मिल रही है। तो इसलिए क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, ये हो गया आपका कौन सा, लॉ ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें क्या कहते हैं, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, इफ टू वेक्टर्स can be represented, can be, if two vectors can be represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction, both in magnitude and direction। अगर किसी दो वेक्टर को, अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर दो वेक्टर को, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने दोनों को क्या किया, रिप्रेजेंट किया, तो फिर by the two sides of a triangle, by the two sides of a triangle, two sides of a triangle, by the two sides of a triangle। यहाँ पे देखो, दो ट्रायंगल के दो साइड से उसको अगर हमने रिप्रेजेंट किया, by the two sides of a triangle, then taken in the same order, taken in the same order, taken in the same order। इसका मतलब क्या होगा कि हम इन दोनों को सेम ऑर्डर में ले रहे हैं। सेम ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जैसे ए था वैसे ही और जैसे बी था वैसे ही, बिना कोई डायरेक्शन को चेंज किए, बिना किसी मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए। फिर टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन दियर रिजल्टेंट विल बी, देन दियर रिजल्टेंट विल बी,
देयर रिजल्टेंट विल बी, तब इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका, देन देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड represented both in both in direction both in direction as well as magnitude, क्योंकि वेक्टर की बात कर रहे हैं हम ना, as well as the magnitude, both will the direction as well as the magnitude, शायद यहाँ दिख रहा होगा प्रॉपर्ली आपको। the third side of a triangle the third side the third side of a triangle, ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी of a triangle represent the as well as the third side of a triangle, ट्रायंगल की थर्ड साइड क्या होगी, उसकी रिजल्टेंट के इक्वल होगी। taken in the opposite order taken in the opposite order taken in the opposite order। अब इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसका पहले का क्या हो गया, अपोजिट ऑर्डर का मतलब, अब इसका मतलब हमें दूसरे का हेड यानी बी वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट का टेल में मीट करना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका हेड और इसका हेड दोनों को मैच करा दिया, इसका टेल और इसका टेल दोनों को मैच करा दिया। इसलिए कह रहा है कि इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमने लिया तो दैट इज नोन एज टू दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये कंडीशन तो आपके आ गई कि रिजल्टेंट a प्लस बी क्यों हुआ वो समझ में आ गया, और इसको हमने ट्रायंगल लॉ क्यों किया वो भी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, उसको एज अ ट्रायंगल के फॉर्म में बना के रखा है, तो इसकी वजह से इसको ऐसी कंडीशन जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे देखें, हाँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ। इसमें है आपके पास पैरेललोग्राम लॉ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये खाली एक मजाक था। बेसिकली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को हम कैसे लिख रहे हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये। ठीक, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की कंडीशन में क्या था, इसमें तो सबसे पहली बात है, ये क्या है आपके पास, पहली कंडीशन, वेक्टर मस्ट बी कोइनिशियल, वेक्टर मस्ट बी कोइनिशियल, ये दोनों की कंडीशन है। इसमें वेक्टर, दोनों वेक्टर को आपके पास कोइनिशियल होना चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, जस्ट लाइक दैट। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये है आपके पास ओ ए, ये है आपके पास ओ ए यानी ए वेक्टर, और ये आपके पास क्या है बी वेक्टर। ये क्या कैसा हो गया, को इनिशियल। पहली कंडीशन तो क्या है, दोनों वेक्टर को कैसा होना चाहिए, को इनिशियल। अगर वेक्टर को इनिशियल है तो इसका मतलब 100% उसमें पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। जो इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में जो यूज होता है, ये वाला मैक्सिमम आपका यूज होता है। फिर उसके बाद बचता है दूसरी कंडीशन, तब इसका जो रिजल्टेंट होगा, अब हम इसको क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम लॉ क्यों क्यों कहा गया, इसको हमने ऐसे बनाया, एक पैरेललोग्राम बना दिया। मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन को चेंज नहीं करनी है हमें, और हमने इसको पैरेललोग्राम बना दिया ये। तब ये पैरेललोग्राम में एक पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है ना। एक पैरेललोग्राम का डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यानी फिर से ट्रायंगल लॉ लग गया। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये आपके पास बी है तो ये भी आपके पास बी हो गया। अब एक तरह से क्या क्या बना आपके पास, ये ए बना और इधर ये बन गया बी, और इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से यहां तक में कितना हो गया, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, फिर से ए प्लस और बी हो गया। कुल मिला के हमें पैरेललोग्राम लॉ को फिर किसमें करके मैनिपुलेट करना है, ट्रायंगल में मैनिपुलेट करना है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ का कॉन्सेप्ट। अब उसमें ये कह रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स सेम एज इसमें है, इफ
टू वेक्टर्स, इसको लिखना बहुत जरूरी है। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड, both in magnitude and both in magnitude and direction, and direction, एंड कितना हो गया डायरेक्शन पे। हमने दो वेक्टर को किसमें, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ में। तो फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था आपके पास, दोनों अलग अलग थे बाय द टू साइड्स ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, बाय द adjacent sides of a parallelogram, by the adjacent side of a parallelogram। अब ये देखो ये और ये adjacent side हो गई, ये A और ये B, इसका मतलब क्या होगा कि that is both are co-initial, इसका मतलब क्या that is both are co-initial, co-initial दोनों एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं तो that is known as the co-initial, दोनों co-initial है। तब क्या होगा, तो डायगोनल ऑफ अ, देन तब इसका जो रिजल्टेंट होगा, देन दियर रिजल्टेंट, देन दियर रिजल्टेंट will be the diagonal of a parallelogram, parallelogram। तब उसका जो डायगोनल होगा वो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो उसका क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। अब उसी पॉइंट से ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से उसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉन कर रहे हैं। अब आप इसमें देखें तो होप दैट ये क्वेश्चन आपको वीडियोस पूरी दिख रही होगी, कॉर्नर तक में दिख रहा था। चलो उसको अभी मैं थोड़ा सा और वो कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपके पास ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये इधर वाली है ना, और इसको मैं इधर साइड, एक साइड ये हो गई, ये हो गया, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक। अब इसको मैंने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने डॉटेड में लेके गया, ये डॉटेड मतलब एक ही डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रखा है, और यहाँ से मैं किसको लेके आया, इसको मैंने डॉटेड ले लिया, इसको मैंने चेंज नहीं कर रखा है। ये आपका पैरेललोग्राम बन गया अब, है ना। अब इसका जो डायगोनल होगा इसी पॉइंट से ड्रॉन किया गया, इसी पॉइंट से ड्रॉन किया गया, ये आपके पास क्या होगा, आपके पास रिजल्टेंट होगा। तो आर इक्वल टू ये बन गया आपके पास, ये है ना। ये कंडीशन आपके पास इस लॉ को, इस लॉ को समझने के लिए फिर से हम एक बार इसको फिर से मैं डायग्राम्स के साथ इसको मैच करते हुए चलो। इसको मैच करते हुए चल रहा हूँ। तो ये फिर से क्या कर रहा है, देखो दो वेक्टर्स हमें दिए गए हैं बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है, ठीक हो गया। एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स के दिया हुआ है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा उसी पॉइंट से ड्रॉन किया गया डायगोनल ही उसका रिजल्टेंट बनता है, और रिजल्टेंट की कहानी फिर आपकी क्या होगी, आर इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी, फिर से वही कंडीशन आएगी, आर इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी। होप दैट ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, और तब तक वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। और वीडियो तो डेली बनी रही है, एक एक वीडियो डेली आ जाएगी, कभी कभी नहीं मिल पाता उतना टाइम, तो इसकी वजह से एक दो दिन में वीडियो पॉज हो जा रही है। लेकिन मैं वीडियो कोशिश कर रहा हूँ कि पर डे में एक एक वीडियो बनती रहे, एक क्लास 12th की, एक क्लास 10th की और क्लास 11th की। अभी 9th को स्टार्ट नहीं कर रखा है, और पहले 11th 12th और 10th फोकस है, उसके बाद से देखता हूँ उसको। अब मेरा तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पॉलीगन, तीसरा है लॉ ऑफ लॉ ऑफ लॉ ऑफ पॉलीगन।
कौन सा? लॉ ऑफ पॉलीगन। ठीक है, अब इसमें देखो लॉ ऑफ पॉलीगन में क्या होता है कि सेम है, इसमें भी क्या है कि हर एक वेक्टर को आप बिना डायरेक्शन को चेंज बिल्कुल भी नहीं होना है, और उसके बाद हमें इसको यूज करना है। डायरेक्शन आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज जैसे था वैसे के वैसे ही उसको लिखते चले जाएंगे। ये हो गया। अब लॉ ऑफ पॉलीगन, सपोज दैट आपको बहुत सारे वेक्टर्स गिवन है, मैं इसमें से ये वेक्टर दे रहा हूँ, एक वेक्टर आपके पास ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है, और एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है। इतने हो गए, चलो इतने बहुत है। इस वेक्टर का नाम है ए, इस वेक्टर का नाम है बी, इस वेक्टर का नाम है सी, इस वेक्टर का नाम है डी, और इस वेक्टर का नाम है ई। अब आप इसको मेरे साथ थोड़ा सा मैच करते हुए चलेंगे। मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट डायग्राम से क्लियरिफाई करता हूँ। मैंने वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रखी है, ना मैग्नीट्यूड चेंज कर रखा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्योंकि लॉ को एक्सप्लेन करना है, इसके कंपेरिजन मैंने थोड़ी इसकी लेंथ बढ़ा दी है, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड उतना ही रखना है। ये हो गया वेक्टर ए। उसके बाद इस वेक्टर बी, ये वाला बना, ये वेक्टर बी बन गया, इसका भी मैग्नीट्यूड मैंने चेंज नहीं किया। अब आप इसको देखो, इसका रिजल्टेंट ये बना, इसका रिजल्टेंट आपका ये वाला बन गया, रिजल्टेंट ये कौन सा? यहां से यहां तक का इन दोनों का रिजल्टेंट बन गया, ये हो गया। ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कौन सा बन गया? ये वाला पोर्शन। होप दैट ये अंडरस्टूड हो रहा होगा, है ना? तो इसका मतलब ये कितना हो गया? आर इज इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ बी वेक्टर हो गया। आर इज इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ बी वेक्टर। ये कितना हो गया? आर इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ बी वेक्टर। ये वाला बना। फिर उसके बाद इसमें दूसरी कंडीशन आ गई, ये वाला सी वेक्टर सीधे ऐसे था, सी वेक्टर सीधे ऐसे था। अब इसके लिए ये वाला वेक्टर इंपैक्ट खत्म हो गया, ये नीचे वाला था वो खत्म हो गया, अब ये केवल रेड वाला बचा। इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, फिर इसका हेड और इसका टेल दोनों मैच करके तो सी वेक्टर हो गया। फिर से यहां से अगर मैं इसको करूं तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ये इसका डायरेक्शन यहाँ पे जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा। अब देखो इसका और इसका रिजल्टेंट, इसको मैं R1 की बात कर ले रहा हूँ, R1। चलो मैं इसको R1 करता हूँ, चलो इसको R2 कर लेता हूँ। R2 क्या होगा? अब R2 इक्वल्स टू R1 प्लस ऑफ सी वेक्टर। होप दैट समझ में आया होगा, R1 प्लस ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी R1 प्लस ऑफ सी वेक्टर, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। जब कब? जब इस पूरे वेक्टर को मैंने ऐसे बंद कर दिया। फिर यहां से यहां तक फिर मेरे पास डी वेक्टर है, और डी वेक्टर मेरा ऐसा आ रहा है, ये मेरे पास डी वेक्टर है। अब इसके लिए ये तो तीनों नीचे वाला सब खत्म हो चुका है, इसके नीचे वाला सब खत्म हो चुका है, क्योंकि इन तीनों का रिजल्टेंट, सबका रिजल्टेंट ये बन चुका है। ट्रायंगल लॉ का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये कितना बचेगा? फिर से यहां तक एक नया, ये वाला फिर से आपका क्या हो गया? ये रिजल्टेंट बन गया, ये वाला आपका रिजल्टेंट बना, ये है ना, ये डी वेक्टर था, ये फिर से कितना हो गया? R2 प्लस डी वेक्टर, R2 प्लस डी वेक्टर हो गया। ये भी आपका वेक्टर का साइन था, ये भी आपका वेक्टर का साइन है, तो कितना हो गया? अब R2 प्लस ऑफ डी वेक्टर, ये वाला हो गया। अब लास्ट में मेरा कौन सा क्वेश्चन बच रहा है? लास्ट में बच रहा है मेरे पास है ई वेक्टर। ई वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी थी, ई वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी थी, ये तो ई वेक्टर ये हो गया आपके पास, इस साइड में आ गया, है ना? अब ई वेक्टर इस साइड में आ गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये तो पूरा खत्म हो चुका है, ये पूरा खत्म हो चुका है, ये पूरा खत्म हो चुका है। अब इसका रिजल्टेंट केवल आपका ये रेड वाला बन चुका है, ये रेड वाला बन चुका है आपका, केवल और केवल इस पूरे का रिजल्टेंट ये वाला। अब ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे R2 R3 हो गया हमारे पास, R3 तक पहुंचे, तो यहाँ पे कितना हो गया? R3, यानी R इक्वल्स टू R3 प्लस ऑफ ई वेक्टर। अभी कितना हो गया? R3 प्लस ऑफ ई वेक्टर। जो फाइनली है, जो इसका जो रिजल्टेंट आया है वो कितना आ गया? अब मैं इसको अगर इससे थोड़ा सा वो लग रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ इसको ग्रीन से, यानी R इक्वल्स टू R3 प्लस ऑफ ई वेक्टर। ये पूरे सिस्टम का आपका कौन सा हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। R इक्वल्स टू R3 प्लस ऑफ, होप दैट ये दिख रहा होगा, R इक्वल्स टू R3 प्लस ऑफ R ई वेक्टर। अच्छा, अब इसका रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा? नाउ R इक्वल्स टू R3 प्लस ऑफ ई वेक्टर, ये हो गया। यहाँ पे R3 की वैल्यू कितनी थी? R2 प्लस ऑफ D हो गई, R2 प्लस ऑफ D वेक्टर हो गया, ये वाला। फिर प्लस ये अपनी जगह पे था, ये अपनी जगह पे हो गया। फिर R2 की वैल्यू कितनी है? R इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2?
R2 की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस ऑफ सी वेक्टर, तो R1 वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर, ये हो गया R2 के बदले में। बाकी डी और ई एज इट इज रहा, प्लस डी वेक्टर प्लस ऑफ ई वेक्टर, ये एज इट इज रहा। फिर इक्वल्स टू, अब देखो R1 की वैल्यू किसके इक्वल है, R1 की वैल्यू है ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, R1 इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, और प्लस ऑफ सी वेक्टर अपनी जगह पे था, डी वेक्टर अपनी जगह पे है, और ई वेक्टर अपनी जगह पे। तो R इक्वल्स टू कितना हो गया, R इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर प्लस ऑफ डी वेक्टर प्लस ऑफ ई वेक्टर, यानी सारे वेक्टर्स का सम के इक्वल हो गया, वेक्टर सम के इक्वल, दैट इज इसको मैं क्या करूं, एडिशन। पैरेलल लॉ में ये कहेगा कि आपको हर एक उसका टेल और उसको ज्वाइन करते हुए चलना है। फिर अब मैं बता दूंगा अभी, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ a system of vectors, a system of vectors is equals to the vector sum of all individual, या वेक्टर सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल वेक्टर्स। इंडिविजुअल नहीं भी लिखते तो चल जाते हैं, ये इसका मतलब हो गया, ये इसका लॉ हो गया। अच्छा, अब इसको अगर मैं समझाऊं, इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स, अब लॉ ऑफ पॉलीगन क्या है, लॉ ऑफ पॉलीगन, अब यहां से इसका स्टेटमेंट, इफ a number of vectors can be represented by the direction as well as by their direction as well as magnitude, by their direction as well as the magnitude, उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ हैं, by their direction as well as the magnitude, by the open side of the polygon, by the open side of a polygon, by the open sides of a polygon। इसको हमने क्या किया, इसके ओपन साइड से ले लिए हैं, देन ओपन साइड ऑफ अ पॉलीगन, then their resultant will be represented, then their resultant will be represented by both direction as well as magnitude, direction as well as magnitude, direction as well as the magnitude, direction as well as the magnitude, by the closing side of the polygon, by the closing sides of a polygon, by the closing side of a polygon, कैसे, by the closing side of a polygon taken in the opposite order, taken in opposite order, ये इसका स्टेटमेंट है, ये इसका, इसमें मैं फिर से बोल रहा हूं, द रिजल्टेंट ऑफ, देखिए इसमें क्या हो गया, ये इसका रियल स्टेटमेंट है, ये वाला आपका रियल स्टेटमेंट है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला आपके पास रियल स्टेटमेंट है, ये वाला, ये जो जा रहा है, ये आपका स्टेटमेंट है लॉ ऑफ पॉलीगन का। वो तो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया, ये पॉलीगन का स्टेटमेंट है। अब इसमें क्या था स्टेटमेंट में, इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड, एक इतने सारे वेक्टर्स हैं, इनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको सब दिया हुआ है, बाय द ओपन साइड्स ऑफ पॉलीगन, ये देखो मैंने इसको जब ज्वाइन किया तो पॉलीगन की तरह लगाए, ठीक है, बाय द ओपन साइड ऑफ अ पॉलीगन, तो देन देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका क्लोजिंग साइड ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर,
सेकंड में ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब दूसरे वाले का जो इसका जो हेड था वो इसके हेड के साथ मैच हो रहा है, जबकि अभी तक की कंडीशन क्या थी, हेड और टेल मैच हो रहा था। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके लिए इसके लिए आ गई। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है अभी, और अपलोडिंग में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसकी वजह से कल मैं इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। होप दैट ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। आप लेक्चर को समझते रहिए, कॉपी करते रहिए इसको, वीडियो को पॉज करके, और तब तक एक हाथ के एक अंगुली से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करते रहें। और टिल देन ओके बाय बाय, इसको कॉपी करें